हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बार बहुत सारा डिस्कस कर लिया। तो वो मैं चाहता था एक ही दिन में डिस्कस हो। वजह बिल्कुल क्लियर है, मैंने बता दिया। एक ही दिन परेशान हो सकते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगा तो बहुत परेशानी क्रिएट कर दूंगा और कितने दिन खराब करूँ। इसलिए मैंने एक दिन में सब कुछ डिस्कस कर दिया। आज एक दिन में सब कुछ रिवाइज भी कर देंगे और आपकी मुझे इलिस्ट्रेशन 2 और 3 की प्रॉब्लम भी लेनी है। उसके बाद आज 2-3 इलिस्ट्रेशन आगे भी बढ़ना है। ठीक है ना, रुके नहीं रह सकते, हम चैप्टर भी पूरा करेंगे। बाबू, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चलो बेटा, फॉर्मेट की बात करूं, आज थोड़ी सी जल्दी जल्दी बात करेंगे सर, आधे घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट, बस सब सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू, सबसे पहले यहां पर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बेटा इसमें भी पहली आइटम है, क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर ये कभी भी यहां पर कैलकुलेट नहीं होगा, हमेशा कैलकुलेट करके लाएंगे इसको वर्किंग नोट से। ठीक है जी, तो वर्किंग नोट नंबर 1, इसको वर्किंग नोट से कैलकुलेट करके लेके आएंगे। अब मैं बता देता हूं बेटा, वर्किंग नोट तक पहुंचने के लिए भी बहुत बड़ी जगह है। पहले तो बेसिक क्लिक पता होना चाहिए ना आपको सारे के सारे फर्स्ट चैप्टर का। सर फर्स्ट चैप्टर पढ़ते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते थे 7 चीजें, सीपीसी, ईएफडीओ। फिर आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से भी बेटा माइनस करते थे हम टैक्सेस, तो आता था बेटा पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। और इसके बाद भी कल मैंने बताने की कोशिश करी, इसके बाद भी एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है जिसकी शुरुआत पैट से होती है। और इसमें भी बेटा कुछ चीजें माइनस हुई भी होती हैं, जो भी कुछ आपने ऑनर्स को दिया होता है। इंटायरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये याद है क्या होता है? बाबू अगर पिछले साल डिविडेंड प्रपोज हुआ होगा तभी तो इस साल पे हुआ होगा। करंट ईयर का तो प्रपोज डिविडेंड नहीं हो सकता यहाँ पर। अगर करंट ईयर में डिविडेंड प्रपोज हुआ तो वो अप्रोप्रिएट थोड़ी हुआ, पे थोड़ी हो गया, वो तो अगले साल पे होगा। तो हमेशा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना इस बात पे? कोई दिक्कत तो नहीं? तीसरा बैचा खोए रहते हो, पता नहीं क्या बात है। दो में टोका नहीं, टाइम नहीं था आज। आज टाइम है अकाउंट्स में मेरे पास। ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया वो भी आएंगे। ठीक है जी। और बाबू फिर जो बचता है वो चला जाता है बैलेंस शीट में सरप्लस के नाम से। ठीक है ना, बैलेंस शीट में हम एक टर्म पढ़ते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ये वहीं पर जाता है सरप्लस। ठीक है जी, कभी भी पैट नहीं जाता। ये बात मैं रेशो में बोल रहा था, एक आध रेशो मैंने ऐसा बोला कि पैट चला जाता है, पर मेरी मजबूरी है, वहां पर नहीं पता आपको, मैं चीजें वहां इंट्रोड्यूस करूँ तो बिल्कुल ही जान निकल जाएगी। ठीक है जी, हमेशा सरप्लस जाता है। आगे बढ़े बाबू। अब बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, देन शेयर कैपिटल, इसमें हेडिंग, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस। मान लो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा है, कुछ भी समझ लो। यहाँ लिखा है 70,000, यहाँ लिखा है 30,000, और इस वर्किंग नोट को नीचे एक्सप्लेन किया गया कुछ ऐसे। अगर फिगर मान के समझाना तो मैं फिगर मान के समझा देता हूँ, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा ज्यादा आसान बन जाता है। मान लो ये पैट है 80,000, ये 40,000 है, ये समझ लो 5,000 रुपए, ये है 15,000 रुपए। कितना हो गया? 60। इसको 35 कर लो, कुछ ऐसे। ठीक है, सामने देखना, यहां पर लिखा हुआ रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व
चलो बाबू कुछ ऐसे, आपको बेटा ये हिस्सा कभी गिवन नहीं होगा, ये आपके समझने के लिए है। आपको पेपर में ये गिवन होगा, बैलेंस शीट गिवन है, आपको दिखा रखा है कि पहले रिजर्व 30,000 के थे और अब 70,000 के हो गए, ठीक है जी। और नीचे वर्किंग नोट में डिफाइन कर रखा है कि जनरल रिजर्व पहले 5,000 का था, 20 का हुआ, सरप्लस पहले 25 के थे और अब 50 के हो गए, ये मिलाकर 30 और ये मिलाकर 70। तो मैं आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तो लग रहा होगा कि ये पता नहीं कहां से आ गया, यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले प्रॉफिट 25,000 के थे, इस बार भी 25 के हुए, तो बाबू पिछले 25 और ये 25 मिलाकर कितने हो गए 50। सेम वे पिछला जनरल रिजर्व कितना है 5, इस 15 को मिला दो तो इस बार कितना हो गया 20। आकाश भाई सेकंड, चलो जी बाबू करते हैं बात आगे, इधर देखना सर। जब भी आप निकालने जा रहे हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन एसपीएल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सबसे पहले बेटा एसपीएल का डिफरेंस निकाल लो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग, ये रहा ओपनिंग, आपको यही गिवन होगा। 50 माइनस 25 करोगे कितना आएगा 25, ये वही प्रॉफिट है जो करंट ईयर का निकाल कर देगा आपको, है ना। पिछले साल का प्रॉफिट 25,000 था, इस साल पिछले साल का मिलाकर 50,000 है। तो अगर बेटा इस साल पिछले साल का मिलाकर 50 है, उसमें से पिछले साल का माइनस कर दूंगा तो करंट ईयर ही तो प्रॉफिट आएगा। तो बाबू ये करंट ईयर प्रॉफिट निकालने की एक प्रैक्टिस है, ठीक है जी। मैं फिगर्स नहीं लिख रहा बेटा, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है जी। ऐड कर दो क्या क्या सर, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में, यहां पर हो ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, टैक्स ऐड करो, मुझे यहां जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक, तो सब कुछ ऐड करते चले जाओ, ठीक है जी। तो बाबू सबसे पहले ऐड कर दो ट्रांसफर टू रिजर्व, लॉजिक है रिजर्व का पैसा भाई बिजनेस के बाहर कहीं नहीं जाता, क्यों माइनस किया हुआ था। ऐड कर दो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, ऐड कर दो इंटरिम डिविडेंड, क्यों ऐड कर दो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, दोनों फाइनेंसिंग में से माइनस होंगे, ठीक है ना जी। ऐड कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, क्यों क्यों भाई इस साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स कहां जाने लगा, याद है ना आपको बात, मैंने समझाने की भी कोशिश की थी। आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, आपने 30 सितंबर को अपने बिजनेस को रिव्यू करा और देखा कि मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया, देखा 100 करोड़ कमा लिया, 30 करोड़ क्या कर दिए सरकार ने टैक्स देना, 30% आपने अलग निकाल कर रख दिए प्रोविजन फॉर टैक्स। अगले हाफ ईयर में देखा 150 करोड़ कमा लिए, 45 करोड़ अलग निकाल के रख दिए, 75 करोड़ अलग निकाल के रखे, दे दिए। दोगे कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको टाइम देती है 6 महीने का कि 30 सितंबर तक किसी भी सीए से ऑडिट कराकर आ जाओ और हमें हमारा टैक्स दे दो। सर यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में वैसे किसी के पास जाते हैं क्या, कभी भी नहीं जाते, तो किस बात से माइनस करने जब कैश का फ्लो ही नहीं हुआ कोई। दैट्स व्हाई प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर में ऐड कर देता हूं। लेकिन यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन उठ सकता है कि इनकम टैक्स, आपने इलस्ट्रेशन 1 में कहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो मैंने कल भी समझाया था हाँ ऑपरेटिंग है, इनकम टैक्स माइनस होगा, जब माइनस होगा बता दो, कल लास्ट आइटम माइनस करी थी ना, ठीक है जी। और वो बता देता हूं क्या होती है। सर पिछला फाइनेंशियल ईयर था 22-23, इस 22-23 में आपने टोटल 200 करोड़ रुपए कमाए, 30% 60 करोड़ रुपए अलग निकाल के रखे हुए हैं, कब तक देने सरकार को, 30 सितंबर तक इस साल के। यानी कि बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो पिछले साल प्रोविजन बनाते हो वो करंट ईयर में पे होता है, और जो करंट ईयर बनाते हो वो नेक्स्ट ईयर में पे होता है। करंट ईयर का प्रोविजन नहीं जाता है, नहीं जाता, जब जाता नहीं तो माइनस क्यों किया था, ऐड कर दो बेटा। पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम टैक्स बन जाएगा करंट ईयर में, वो जेब से जाएगा, जब जाएगा तो कहीं माइनस होगा, वो कहाँ माइनस होगा वो बता देंगे, वो पता ही है आपको, ठीक है ना। सबसे लास्ट आइटम, और इसमें से बेटा एक आइटम हमने और माइनस की थी, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, याद आई होगी बात, क्यों माइनस की थी, क्योंकि बेटा इसका करंट ईयर से कोई लेना देना ही नहीं होता। पिछले साल मैंने सरकार को टैक्सेस ज्यादा पे कर दिए, 30 सितंबर तक मैंने ऑडिट कराया और सरकार को बोला सरकार मैंने ज्यादा पे कर दिया, आप मुझे वापस कर दो। सरकार ने अगर टैक्स वापस कर भी दिया चाहे फ्लो हुआ, पर बेटा क्योंकि ये करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता इस वजह से आप इसको बाहर निकाल दिया करते थे,
ठीक है जी, ये बता रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब तो अच्छे से याद आ गया होगा, अब तो अच्छे से, अब उतना डर नहीं लग रहा होगा जितना कल लग रहा था। आज चीजें आसान लगेंगी, ठीक है ना, इसलिए कह रहा था एक दिन परेशान हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से। अब करेंगे बेटा हम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसकी? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बाबू एडजस्टमेंट कर दो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। बाबू उन आइटम की या तो वो कैश में नहीं होती, या वो ऑपरेटिंग नहीं है, या तो इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। ठीक है जी। बाबू ये कौन सी आइटम का डिस्कशन चल रहा है बेटा? मैंने ना यहां से लेकर यहां तक कहानी पहुंचाती है, पर इसके ऊपर भी कुछ आइटम ऐड हो चुकी हैं या लेस हो चुकी हैं, या तो वो कैश में नहीं जाती थी या वो बेटा ऑपरेटिंग नहीं है। मैं ऊपर हो चुकी सभी आइटम का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। कल भी मैंने ऐसे समझा था, ठीक है ना जी। बहु एक नॉन कैश आइटम सब जानते हैं, डेप्रिसिएशन। सर माइनस हो चुकी है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकालने के लिए, ईएफडीओ डी, डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है यार, जब कैश में जाती ही नहीं। मैं कैश का फ्लो निकाल रहा हूं, मैं कोई प्रॉफिट लॉस थोड़ी निकाल रहा हूं। ऐड बैक करो, क्यों माइनस कर दिया आपने? सेम वे गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐड बैक करो। अमोर्टाइज क्यों कर? अमोर्टाइजेशन कोई जेब से जाता है क्या? नहीं जाता ना, ऐड बैक करो। दोनों नॉन कैश आइटम है, कर दिया ऐड बैक पक्का से। और बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर अदर एक्सपेंसेस में माइनस हो चुका होगा, ओ में माइनस हो चुका होगा, ऐड बैक कर दो। फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉफिट या लॉस पहली बात हम कहीं दिखाते नहीं, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इन्वेस्टिंग में भी परचेज और सेल दिखाते हैं, लॉस तो कहीं दिखाते नहीं। आपने क्यों माइनस कर दिया? ऐड बैक कर दो। जब इन्वेस्टिंग की बात आएगी तो कर दूंगा बात, वैसे मैंने कल डिटेल में बात कर दी है कि वहां क्या होगा। ठीक है जी। इसके अलावा ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। क्यों ऐड कर दो? पहली बात तो फाइनेंस कॉस्ट में माइनस हुआ होगा प्रॉफिट निकालने के लिए, यहां प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल रहा हूं, आपने माइनस कर दिया, ऐड बैक कर दो। फाइनेंसिंग का पार्ट है, वहां माइनस करेंगे, यहां माइनस नहीं होगा, फाइनेंसिंग का ही तो पार्ट है। बाबू इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, किसी भी प्रोविजन का इंक्रीज ऐड कर दो, क्योंकि वो पैसा कभी भी बिजनेस के बाहर जाता ही नहीं है, पर सबसे ज्यादा नाम ये आएगा, इसलिए मैंने इसका ही नाम लिखा। ठीक है जी, तीन चीजें माइनस भी होनी है यहाँ, ये सब चीजें तो ऐड होनी है। लेस होने वाली भी चीजें क्या क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पहली आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बाबू इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वहां देखेंगे क्या होगा। यहाँ क्यों माइनस किया? सर अदर इनकम में जुड़ चुका होगा ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जुड़ चुका होगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, यहाँ क्यों जोड़ दिया? बाहर निकालो, माइनस कर दो। ठीक है जी। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। बाबू बिल्डिंग खरीदी हुई है, वहां से रेंट आ रहा है, बिल्डिंग अगर इन्वेस्टिंग तो रेंट भी इन्वेस्टिंग। एफडी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हुए हैं, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इन्वेस्टिंग। अगर आपने बेटा किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं वो भी इन्वेस्टिंग। अगर डिविडेंड आ रहा है तो वो भी इन्वेस्टिंग। सब बाहर निकाल दो। और बेटा जिस लॉजिक पे आपने इंक्रीज इन प्रोविजन को ऐड करा, उसी लॉजिक पे डिक्रीज इन प्रोविजन को बाहर निकाल दो। ठीक है जी। इतना सब कुछ करने के बाद जो कुछ आएगा उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसे बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और बेटा अब वर्किंग कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि सीए और सीएल को। बाबू सीए के लिए मैंने एक टॉपिक बताया था, स्टॉक को ध्यान रख लेना, और सीएल से रिलेटेड बातें जानने के लिए क्रेडिटर्स को ध्यान रखना। अगर स्टॉक बढ़ रहा है, 50 था पहले, अब 70 हो रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? कैश का क्या हुआ होगा? आउटफ्लो। भाई अगर 50 का स्टॉक था, 70 का, मतलब 20 का और खरीदा होगा, 20 का खरीदने के लिए पे किया होगा, आउटफ्लो। यानी कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा जेब से पैसा ले जाती है, और द सेम लॉजिक
डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जेब में पैसा ले आती है। अच्छा, अगर क्रेडिटर पहले 50,000 के थे, अब 30 के रह गए, तो क्या हुआ होगा कैश का आउटफ्लो, पे करना पड़ा होगा, ठीक है ना। पहले क्रेडिटर 50 के थे, अब 30 के रह गए, मतलब 20 मैंने दिए होंगे तभी तो 30 के रह गए। यानी कि जब भी डिक्रीज होगी करंट लायबिलिटी, वो जेब से पैसा लेकर जाएगी, और जब भी इंक्रीज होगी, वो जेब में पैसा भर कर जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये चारों के एडजस्टमेंट करने के बाद जो कुछ आया, ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से माइनस होगा इनकम टैक्स पेड, और उसके बाद जो आएगा वो है बेटा या तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर नेगेटिव आया तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग। ठीक है जी बाबू, जब भी माइनस में कोई फिगर लिखनी है तो ब्रैकेट में लिखना, ऐसे माइनस मत लिखना इस चैप्टर, ठीक है, बल्कि इस पूरी बुक में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बताओ आज कितना मुश्किल लगा, कुछ लगा, हो गया आसान, यही कहा था मैंने। ठीक है ना, हमारा भी एक्सपीरियंस है यार, हम इतने सालों से पढ़ा रहे, पहले दिन ही दिक्कत होगी, दूसरे दिन दिक्कत नहीं आती, ये याद होने लगेगी चीजें। ठीक है जी बाबू, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स और फिर बेटा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आप प्रॉब्लम्स बताओ बेटा पहले मुझे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 की फटाफट से देखो अपनी प्रॉब्लम्स और बताओ प्रॉब्लम्स, इलस्ट्रेशन 2 3। बाबू एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 पूरा बता देता हूं मैं, ठीक है ना जी। क्या करें यार, तुम्हारा ना बस निहायती निकम्मे हो तुम। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ना 2 पार्ट हैं। अब सामने देखो सर, देखो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, या तो प्रॉब्लम पूछा ना करो, पूछते हो तो सामने जरूर देखा करो बेटा। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ना 2 पार्ट हैं कि आप फाइनेंस कंपनी हो या नॉन फाइनेंस कंपनी। ठीक है, 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए इलस्ट्रेशन 2 में, और इसने आपसे पूछा कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, या कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, तो मुझे दोनों के एंगल से बताना है। पहले मैं सारी बात फाइनेंस कंपनी की बता दूंगा और फिर नॉन फाइनेंस कंपनी की। फाइनेंस कंपनी समझते हो क्या होते हैं, बैंकों को बोलते हैं फाइनेंस कंपनी। क्या होती है बैंक का प्राइम काम, लोन देना, लोन लेना, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, यही है मेन काम। मैंने कहा था 2 मेन काम है, लोन देना और लेना। अगर लोन देना और लोन लेना प्राइम काम है, तो इंटरेस्ट पे करना और इंटरेस्ट रिसीव करना, ये भी प्राइम काम हो गए। और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना भी प्राइम काम है। अगर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करी है तो वो सेल भी हो सकती है, सेल हो सकती है, वहां से इंटरेस्ट भी आ सकता है। सिक्योरिटी का मतलब डिवेंचर भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है, डिविडेंड भी रिसीव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रिसीव। ये सब इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, प्राइम काम है बैंक का भाई। समझ में आती है बात यार, इतनी बातें मैंने उस दिन भी बताई थी, कि जो आज सारे लाते रहते हो ना, आज कोई स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ। पढ़ना नहीं, फाइनेंस कंपनी हो आप, नॉन फाइनेंस की अभी बात मत सोचना, फाइनेंस कंपनी के एंगल से सोचो। भाई आपने सिक्योरिटी खरीदी, मेन काम है आपका ऑपरेटिंग, सामने देखो ऑपरेटिंग। आपने ब्रोकरेज पे करी क्योंकि आपने सिक्योरिटी खरीदी, अगर सिक्योरिटी खरीदना ऑपरेटिंग है तो उसके रिलेटेड खर्चा भी क्या है, ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग, सिक्योरिटी बेची, ऑपरेटिंग, भाई खरीदोगे तो बेचोगे भी। सर लोन्स एंड एडवांसेस मेड, बाबू जब हम लोन लेते हैं उसको बोरोइंग बोलते हैं, जब किसी को देते हैं तो लोन्स एंड एडवांसेस बोलते हैं। हमने लोन दिया, मेन काम है भाई। रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन, बाबू वो लोन वापसी आ गया, वहां से रिसीट हो गया, ऑपरेटिंग मेन काम है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी खरीदी थी, अगर वहां से ब्याज आ गया, मेन काम है। डिविडेंड आ गया सिक्योरिटी पे, मेन काम है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, भाई अगर मैंने कोई बोरोइंग करी थी उस पर ब्याज दे रहा हूं, ये भी मेन काम है बैंक का। 8 एक्टिविटी शुरू की ऑपरेटिंग है, तो दिक्कत तो नहीं, नो भी नहीं है। कहता है डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती। ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये फाइनेंसिंग है। सोच पा रहे हो कि नहीं, मैं बता देता हूं, इधर देखना। सर बैंक का प्राइम काम है लोन देना, लोन लेना, सिक्योरिटीज परचेज करना।
सिक्योरिटी इशू करना प्राइम काम नहीं है। सारा दिन सिक्योरिटी नहीं इशू करता रहता बैंक। आप एसबीआई हो, सारा दिन शेयर अपने बेचते रहते हो, ये आपका मेन काम। सर अगर आपने अपने शेयर मार्केट में इशू करे, वो आपको भी फाइनेंस देते हैं, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और अगर आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बाकी सब ऑपरेटिंग है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? सारा दिन एसबीआई अपने शेयर नहीं बेचता रहता, शेयर तो जिंदगी में एक दो बार इशू करे उसने भी, ठीक है। बाकी काम वो रेगुलर करता रहता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा अगर आप नॉन फाइनेंस कंपनी हो तो सिचुएशन कैसे बदल जाएंगी? नॉन फाइनेंस कंपनी हो ना, मतलब हिरन मरान में आपकी एक दुकान है, नॉन फाइनेंस कंपनी हो, बैंक नहीं हो, ठीक है। अब सोच लो किसी कंपनी की सिक्योरिटी खरीदी, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस पर ब्रोकरेज दी, अगर ये इन्वेस्टिंग तो ये भी इन्वेस्टिंग, सेल करी सिक्योरिटी, अगर ये इन्वेस्टिंग तो ये भी इन्वेस्टिंग, लोन दिए लोगों को, इन्वेस्टिंग, वहां से पैसे वापस आए, इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट रिसीव हुआ सिक्योरिटी पे, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड रिसीव हुआ, इन्वेस्टिंग। शुरू की 7 एक्टिविटी इन्वेस्टिंग, आखिरी की 2 फाइनेंसिंग। अगर आपने लोन ले रखा है उस पर ब्याज दे रहे हो, लोन ले रखा है, आपके बिजनेस को फाइनेंस दे रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसका ब्याज भी क्या होगा? फाइनेंसिंग। ऐसे ही अगर आपने शेयर इशू कर रखे हैं, फाइनेंसिंग है, उस पर डिविडेंड दे रहे हो, वो भी फाइनेंसिंग। ठीक है जी, ठीक है। थर्ड पूछो, जल्दी पूछो, करें? क्यों है? 2 किया था तो थर्ड क्यों नहीं किया? मैंने ऐसे कौन से आए तौबा क्वेश्चन दे दिए? 2 क्वेश्चन दिए, 2 और 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी इस चीज को, संडे भी जा चुका है बीच में। आप जबरदस्ती मुझे गुस्सा दिलाते हो यार इस चीज पे। 9 बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या पूछती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इन है, बैंक बैलेंस। अच्छा पूछ ले क्या है, यहाँ पे भी है, मैंने पढ़ा तो था। फर्स्ट होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में होगा, चल कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। बाबू ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जो आप पूछ रहे हो, जो ये पूछ रही है एक बार सुन लो। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन डिविडेंड पेड, यही है ना पुत्र? बाबू डिविडेंड के ऊपर ना कंपनीज को एक स्पेशल टैक्स पे करना होता है, जिसको कुछ लोग बोलते हैं सीडीटी, कुछ लोग बोलते हैं डीडीटी। ये मैंने बात ना बिजनेस में बतानी है परसों, ठीक है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, या तो बोल दो सीडीटी या डीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर डिविडेंड पे करना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उस पर टैक्स पे करना इज आल्सो अ फाइनेंसिंग, उससे रिलेटेड खर्चे और इनकम भी आ जाएंगे, तो वो पुत्र ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और बताओ इलस्ट्रेशन 3 में कुछ और प्रॉब्लम कुछ सक्षम? 7th इंक, ये देखो बाबू, इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। बेटा अगर मैंने बिल्डिंग बेची है वो कहां जाएगी? इन्वेस्टिंग। अगर बेटा उस पर इनकम टैक्स है, इन्वेस्टिंग, ठीक है ना। जो चीज जहां जाएगी उससे रिलेटेड खर्चे और इनकम भी वहीं जाएंगे। और कुछ? ऑल डन? अब प्रॉब्लम मत पूछना इलस्ट्रेशन 2-3 की। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आज से शुरू करते हैं, 17 तक जाने हैं हमें बैक टू बैक, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आगे बढ़ेंगे, पढ़ना जरा क्या लिखा है। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बल्कि कैश फ्लो होना चाहिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। बेटा देखो मुझे यहाँ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी गिवन है, और नीचे दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाज 3 लाख। बेटा इसने आपके लिए मेहनत थोड़ी कम कराई हुई है, आपको पहले से ये दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऊपर की सारी बात निकाल के दे रखी है। आपको सिर्फ ऐड और लेस करना है करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी को,
ठीक है जी। करंट एसेट्स का इंक्रीज हमेशा माइनस होता है और इसका डिक्रीज प्लस, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज प्लस होता है और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज माइनस होता है। ये बात स्टॉक और क्रेडिटर से सोचते हैं। सारी की सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में यही प्रिंसिपल लगता है। अब बाबू मेरा क्या था, अगर ये 3 लाख रुपए दे रखा है तो इसका इंक्रीज डिक्रीज तो सोच लोगे, सीधा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया यहीं का, यहीं करना है, होमवर्क तो है ही नहीं। इधर देखना, एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। एक कंपनी उसने 5 लाख रुपए कमाए, ये सब कंसीडर कर चुकी है, ये पांचों बातें एडजस्टमेंट वाली हैं, या तो नॉन कैश आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग। देखो पांचों के नाम पड़ेंगे नहीं मुझसे, हो जाएगी एडजस्टमेंट। फिर दे रखी है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। जब मैं इसके बाद ये एडजस्ट कर लूंगा क्या निकल कर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस इंक्लूड करोगे आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दो क्वेश्चन ही आएंगे। चलो पहले दो कर लो, ज्यादा जान नहीं निकालता हूँ। एक काम करो स्पीड बढ़ा लो, ये दो क्वेश्चन पहले मुझे यहीं करके दिखाओ फिर होमवर्क बताओ। बाबू रख मैं आज के लिए इतना ही रहा हूं। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9 एंड 10 होमवर्क में करके आना है, 6 और 7 अभी आप यहीं करो। अब